Hello student, welcome to your social science class. In this class we discuss about the Mughal Empire. Okay student, our previous class we discussed about the Mughal Empire's rulers Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb. Okay student, in this video we discussed about the Mughal administration and the court. The Mughal administrations was based on both the Indian and Persian systems. जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंडियन और पर्शियंस दोनों सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इन्होंने टू कंपोनेंट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। फर्स्ट की जो मेन अथॉरिटी है वो एम्पायर मतलब जो रूलर है उसके पास मेन अथॉरिटी रहेगी। सेकंड, द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी की जो आर्मी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टू कंपोनेंट्स इनके मतलब रूलर्स में मेन थे। ठीक है, इनका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें किंग के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, मतलब सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस की जितने भी पावर होती थी उसमें जो किंग होता था वो सुप्रीम मतलब पूरा हेड होता था उसका। ठीक है, उसके पास काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो उसको मतलब टाइम टू टाइम एडवाइस देते थे कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशंस है उसमें क्या रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, कहाँ कमी है, कहाँ मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसमें होता था फर्स्ट इनका वजीर जिसको फाइनेंस मिनिस्टर भी बोलते थे, और अकबर के टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर जो काफ़ी फेमस था वजीर उसका मंत्री वो था टोडरमल। फिर था सरदार उस सरदार। ही हैड थ्री इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते थे इनके। ये क्या करते थे, चीफ एडवाइज़र होते थे रिलीजियस मैटर के, मतलब जितने भी रिलीजियस मैटर होते थे उसके चीफ एडवाइज़र होते थे। मिनिस्टर फॉर ग्रांट्स एंड डोनेशन मेड बाय द किंग एंड, कि जैसे जो मिनिस्टर्स को क्या ग्रांट्स देनी है, मतलब क्या उनको मतलब कुछ लैंड वगैरह देनी, क्या मतलब उसको ग्रांट्स वगैरह जैसे लैंड वगैरह गिफ्ट में देना या कुछ और गिफ्ट देना या क्या डोनेट करना, ये सभी डिसाइड करते थे। द चीफ जज आफ्टर द एम्पायर, ये राजा के बाद रूलर के बाद चीफ जज होते थे। द मीर बख्शिश, ही लुक आफ्टर द रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस, जो मीर बख्शिश था ये मतलब रेवेन्यू और मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखता था। द खाने असमान, ही अटेंड टू द नीड ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, मतलब जो भी शाही जो परिवार होता था उसके जो इतने भी मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उन सभी को मतलब ये हैंडल करते थे। ठीक है, दीज ऑफिसर वर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द एम्पायर, और ये जो ऑफिसर जो हमने पढ़े हैं वजीर, सरदार उस सरदार और द मीर बख्शिश, द खाने समान, ये सभी मतलब रूलर्स के द्वारा सीधे डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते थे। ये तो था हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशंस। अब उनका है प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर क्या होता था कि सूबे के अंदर मतलब प्रांतों के अंदर जो उसका जो भी एरिया होता था उसको डिवाइड करते थे, और उसके बाद जो सूबा होता था उसका जो गवर्नर होता था उसको क्या बोलते थे, सूबेदार। ठीक है, द दीवान लुक आफ्टर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और जो दीवान जो पर्सन होता था उसका मेन पर्पस होता था, मेन वर्क होता था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना, टैक्स वगैरह एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस को देखना। द सूबा वाज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सरकार्स एंड परगनास, जो सूबा होता था उसको बाद में फिर सब डिवाइड किया जाता था जिसको सरकार्स और परगनास के नाम से उनको जानते थे। ठीक है, फिर कोतवाल होता था, उसका काम क्या होता था कि जो भी सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मतलब देखना। ठीक है, अब अब हमारा नेक्स्ट आर्मी एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब आर्मी का रख रखाव कैसे होता था, किस तरह के काम वहाँ पे होते थे। द किंग वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, जो किंग होता था वो उसका मेन हेड होता था आर्मी का। आफ्टर द किंग ए मिनिस्टर कॉल्ड मीर बख्शिश लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशंस वर्क ऑफ द आर्मी, और राजा के बाद जो मीर बख्शिश जो पर्सन होता था उसका काम होता था कि आर्मी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको देखना। द मुगल आर्मी कंप्रेस्ड ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट एंड एलिट्रीज। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आर्मी एडमिनिस्ट्रेशंस। अब है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम के अंदर क्या होता था, मनसबदार जो हमारा जो सिस्टम था इसके अंदर क्या था कि एक यूनिक सिस्टम था जिसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था कि द टर्म मनसबदार रिफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड ए मनसब, ए पोजीशन और रैंक इन द ऑफिशियल हैरिटेज, मतलब इसमें एक पर्सन को एक पोजीशन या रैंक मतलब प्रोवाइड की जाती थी, और
ऑल दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर इनरोल्ड एज मनसबदार। जो भी मतलब मुगल सर्विस को ज्वाइन करता था उसको मतलब मनसबदार की जो उपाधि दी जाती थी। दिस वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम, और इसमें क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम होता था, जैसे मतलब उनको रैंक देना, ठीक है। और सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रैंक के अकॉर्डिंग मतलब उसकी जो सैलरी, उसकी जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिसाइड की जाती थी। द रैंक एंड सैलरी ऑफ ए मनसबदार वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो उसकी रैंक और जो सैलरी होती थी मनसबदार की, वो न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा मतलब डिटरमाइन की जाती थी, और जिसको क्या बोलते थे, जट। द हाइयर द जट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज नोबल पोजिशन इन कोर्ट। और जिसकी मतलब रैंक और सैलरी ज़्यादा होती थी उसकी मतलब कोर्ट के अंदर एक अच्छी पोजीशंस होती थी, ठीक है। ड्यूरिंग अकबर रिजाइन देयर वर 29 मनसबदार। और अकबर के टाइम में उसमें 29 मनसबदार थे। और वहीं जो औरंगजेब थे उसके टाइम में 79 ये मनसबदार हैं वो हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे, ठीक है। तो मनसबदार हो गए। अब है जहांगीर, इनको मतलब जो मनसबदार होते थे परफॉर्म बोथ सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस। ये मिलिट्री और सिविल दोनों फंक्शंस को मतलब परफॉर्म करते थे। दे रिसीव दियर सैलरी जनरली एज असाइनमेंट ऑफ लैंड। और इनको जिनकी जो सैलरी मिलती थी ना वो एक लैंड मतलब जमीन उनको दी जाती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, जहांगीर, ठीक है। मनसबदार हैड राइट टू द रिवेन्यू ऑफ दियर असाइनमेंट्स। और जो मनसबदार होता था उसको ये राइट्स मतलब अधिकार होता था कि जो जहांगीर उसको मिली हुई है वहाँ से वो रिवेन्यू मतलब टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर सके। दे कलेक्टेड इट थ्रू देयर सर्वेंट्स। और ये अपने सर्वेंट्स के द्वारा उसको कलेक्ट करवाते थे। प्रॉब्लम रिगार्डिंग जहांगीर। फिर जो जहांगीर है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो मनसबदार थे उनकी सैलरी थी जिसको हम जहांगीर बोलते थे। और जहांगीर जो भी उनका जो एरिया होता था पर्टिकुलर एरिया, वहाँ से मनसबदार है अपनी मतलब वहाँ से टैक्स वगैरह रिवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे। उसके जो सर्वेंट होते थे वो उस टैक्स को कलेक्ट करते थे, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर बाद में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो गई थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो हम रीड आउट करेंगे। जो अकबर के टाइम में क्या था कि रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द जहांगीर वाज रफली इक्वली टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। कि जो जहांगीर अकबर के टाइम में मतलब जो भी जो जहांगीर थी वहाँ से जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो मनसबदार की सैलरी के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन औरंगजेब के टाइम में क्या होता कि वो मतलब सैलरी से कम होता था, ठीक है। ड्यू टू ए ह्यूज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार। और जब इंक्रीज हुए, जैसे हमने पढ़ा था कि अकबर के टाइम में जो मनसबदार थे वो 29 थे, लेकिन औरंगजेब के टाइम में वो 79 हो गए। तो उससे क्या हो कि जब इंक्रीज हुआ इनके नंबर ऑफ मनसबदार तो देर वाज ए लॉन्ग वेट टू गेट ए जहांगीर। तो मतलब बहुत लंबा वेट करना पड़ता था मनसबदार को जहांगीर लेने के लिए, ठीक है। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जहांगीर। और जैसे जैसे जब मनसबदार की जो मतलब उनके नंबर्स में वो इंक्रीज हुए तो क्या उनको जो जहांगीर जो मिलती थी उसकी मतलब शॉर्टेज होगी वो। सो जहांगीरदार ट्राई टू कलेक्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल टिल दे गॉट जहांगीर। तो वो क्या कोशिश करते थे मनसबदार कि जो उनको एरिया मिला हुआ है वहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करते थे एज ए रिजल्ट। और इसका रिजल्ट क्या हो कि जो पीजेंट्री मतलब जो फार्मर वगैरह थे वो उससे मतलब बैडली सफ़र करने लगे, उनकी जो पोजीशन थी वो मतलब डाउन चली गई, ठीक। और हमने मुगल एम्पायर के अंदर भी पढ़ा है और दिल्ली सुल्तान के जो चैप्टर था हमारा उसमें भी हमने रीड आउट किया था कि जो राजा होता था, जो भी रूलर्स होता था, वो पीजेंट्स को मतलब खुश करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसको पता था कि जो पीजेंट है वो रिवेन्यू देंगे हमें, और अगर हमें रिवेन्यू मतलब टाइम टू टाइम मिलेगा तो हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होगी। और जो भी उसके सोल्जर्स वगैरह हैं और दूसरे जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में जो भी वर्कर लगे हुए उनको सैलरी वगैरह वो उसी से मतलब प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पीजेंट्स हैं वो थोड़ा सफ़र करने लगे, क्योंकि जो मनसबदार थे वो अपनी मर्जी से रिवेन्यू उनसे कलेक्ट करने लगे। अब रिवेन्यू सिस्टम एंड एग्रेरियंस रिलेशंस इनके क्या थे कि द टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुगल रूलर्स। जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी टैक्स लगाया था वो उनकी इनकम का मेन सोर्स था। पीजेंट पे टैक्स थ्रू जमींदार, और जो पीजेंट्स होते थे वो जमींदार को टैक्स पे करते थे। जमींदार वर रूरल सिटीज़ एलाइट्स, जो जमींदार होते थे वो गाँव से मतलब बिलोंग करते थे।
ऑल इंटरमीडिएट से होता है मतलब जो बिचौले जिनको बोलते हैं, बिटवीन द किंग एंड द पीजेंट्स इंक्लूडिंग द लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफ्टमैन वर कॉल्ड जमींदार। या तो वो मतलब लोकल हेडमैन होता था या उस गांव का जमींदार होता था, ठीक है। इन दिस वे जमींदार इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द पीजेंट फॉर द किंग। और इस तरह से जो मुगल एम्पायर के अंदर जो जमींदार थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे राजा के लिए, और दे वर ए लिंक बिटवीन द किंग एंड द पीजेंट्स, और वो एक लिंक का काम करते थे एज पीजेंट्स और किंग के बीच में, उसको इंटरमीडिएट्स हम बोलते हैं। दे वर वेरी पावरफुल इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, वो मुगल एम्पायर के अंदर काफ़ी पावरफुल थे, ठीक है। अकबर ब्राउट अबाउट मैनी, ये तो जो मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो काफ़ी पावरफुल थे जमींदार, ठीक है। अकबर ब्राउट मैनी रिफॉर्मर इन द लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जो अकबर था उसने मतलब लैंड रिफॉर्मर्स के अंदर मतलब कुछ चेंजमेंट करने के लिए काफ़ी मतलब चेंजमेंट किया। और हिज रिवेन्यू मिनिस्टर, उसके जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने लैंड रिवेन्यू सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया था, जो मतलब टोडरमल बंदोबस्त के नाम से मतलब काफ़ी जाना जाता था। टोडरमल ने क्या किया, एक सर्वे किया था कि एरिया का, कि मतलब वहाँ पे कितनी क्रॉप्स होती है, उसके क्या प्राइस हम वहाँ पे मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसने मतलब जो टैक्सेस वगैरह है वो डिसाइड किए थे, ठीक है। तो ये हमने मतलब मुग़ल एम्पायर 2 वीडियोस के अंदर इसको कवर किया है। मुग़ल एम्पायर के जो रूलर्स थे उनके बारे में हमें पढ़ा कि उसने जो मुग़ल एम्पायर्स की का फाउंडेशंस किसने किया था, बाबर ने, उसके बाद जहांगीर, और फिर बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर औरंगजेब, ठीक है। हमने मतलब इनका ये भी पढ़ा कि इन्होंने मतलब जो पावर्स थी वो कैसे डिवाइड करते थे, मतलब अपने जो उत्तराधिकारी होते थे मुगल रूलर्स के अंदर, वो मतलब प्रोविजंस को कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मुगल के रिलेशंस क्या थे दूसरे रूलर्स के साथ, ये सभी हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मनसबदारी सिस्टम और रिवेन्यू सिस्टम, ये सभी हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल, and please listen the video 2 and 3 times, then you understand the better way. Thank you student.